संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके पास खड़ी मृणाल घबराते हुए बोली, पुष्कर, तुम्हें क्या लगता है, तुम ठीक तो हो जाओगे ना? थोड़ी देर पहले तक पुष्कर, जो कि एक मौत का देवता बनकर स्टेज पर सभी लोगों को एक के बाद एक हरा रहा था, अचानक ही उसकी ऐसी बुरी हालत हो गई थी। पुष्कर जानता था कि खास दवाइयों की मदद के बावजूद भी वो 2-3 दिनों से पहले ठीक नहीं हो सकता था। पुष्कर बोला, मैं 1-2 दिन के आराम के बाद आसानी से ठीक हो जाऊंगा। कनिष्का अपने साथ बहुत सारी दवाइयां लेकर आई थी, लेकिन कनिष्का को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह पुष्कर को कौन सी दवाई दे। इस वक्त कनिष्का इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह रोना चाहती थी। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारा कोई खास इंसान मुश्किल में होता है और तुम बिल्कुल यूजलेस फील करते हो। इस वक्त कनिष्का के साथ भी वही हो रहा था। वह सोच रही थी, अगर मैंने मेहनत करके पढ़ाई की होती तो आज मुझे इन दवाइयों के बारे में अच्छे से नॉलेज होती और मैं पुष्कर के कुछ काम आ सकती थी। हालांकि पुष्कर के पास कनिष्का का मूड ठीक करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने दवाइयां ली और चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। आज पुष्कर को उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खतरनाक चोटें आई थी और पुष्कर जानता था कि यह समय उसके लिए बेहद कीमती था। फाइटिंग कैंप में एक दूसरी जगह पर लगभग 10 अलग अलग कैंप के हेड्स इंक्लूडिंग मेहता कैंप और पिछली पहाड़ी के हेड मिलकर पुष्कर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। मेहता कैंप का हेड बोला, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कल के आए हुए लौंडे को सचमुच में फर्स्ट प्लेस मिल गया। अब हम आने वाले समय में किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। तभी पिछली पहाड़ी का हेड बोला, अब बात यहां इज्जत की नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं कि वो लड़का कितनी खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था? उसका एक एक मुक्का हमारे टॉप फाइटर्स को जान से मार देने के लिए काफी है। ये कहने के बाद अचानक ही कई सारे कैंप्स के हेड्स को भी ये रियलाइज हुआ कि बात बिल्कुल सही थी। पुष्कर की शक्तियां वाकई में ऐसी थीं जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। शुरुआत में तो सभी को लग रहा था कि पुष्कर कुछ मामूली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें उम्मीद थी कि 1-2 राउंड के बाद पुष्कर जरूर हार जाएगा। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच में कोई बहुत ही महान फाइटर था और उसके साथ सीधे लड़ना मतलब मौत को दावत देना था। तभी पिछली पहाड़ी के हेड ने दोबारा सभी लोगों के दिल की बात बोल दी, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इतनी कमाल की शक्तियां और इतनी कमाल की तलवारबाजी के स्किल्स उसे कॉलेज के लौंडे के पास ऐसे छोड़ देना बेवकूफी होगी? पिछली पहाड़ी का हेड न केवल पुष्कर की शक्तियां छीनना चाहता, बल्कि वह खूनी भेड़िए की मौत का बदला भी लेना चाहता था, क्योंकि इस बार मेहता कैंप के मुकाबले पिछली पहाड़ी के ज्यादा फाइटर्स मारे गए थे। तभी मेहता कैंप के हेड ने गुस्से से जमीन पर थूकते हुए कहा, अगर हर किसी को यह बात मंजूर हो तो मैं अपने कैंप के फाइटर्स को लेकर इस हमले को लीड करने के लिए तैयार हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उस कमीने को जान से मारना चाहता हूं ताकि अपने प्यारे सर्वेश की मौत का बदला ले सकूं। तभी एक आदमी बोला, लेकिन क्या तुमने अभी अभी देखा नहीं, वो हजारों तलवारों को एक साथ एक पल में इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो चाहे तो हम सबको एक ही झटके में मार डालेगा, फिर हम क्या करेंगे? उसके पास जरूर कोई शैतानी ताकत है। बाकी कैंप के हेड्स बेवकूफ नहीं थे, वो मेहता कैंप की बेवकूफी में शामिल होने वाले नहीं थे। उन सभी लोगों ने पुष्कर की शक्ति अपनी आंखों से देख ली थी और वो जानते थे कि पुष्कर को हराना उनके बस की बात नहीं थी। कुछ लोगों को तो शक ये भी था कि पुष्कर तलवार के साथ साथ गोलियों को भी कंट्रोल कर सकता होगा, और अगर वह लोग पुष्कर के पीछे गए तो पुष्कर उन पर गोलियां भी बरसा सकता था। तभी एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बस ये ऊपरी दिखावा देखकर डरो मत। वो बूढ़ा आदमी पिछली पहाड़ी का एक बहुत ही मशहूर तलवारबाज था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बात कही, हर कोई चुप हो गया। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दीवार पर टंगी हुई तलवार तेजी से उसकी ओर खींचने लगी, जैसे किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे हवा में ही कंट्रोल कर लिया। हवा में ही वो तलवार कई तरह की कलाबाजियां दिखा रही थी और अगले ही पल उसने 4-5 तलवारों को एक साथ हवा में नचाना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर भीड़ खुश होने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछली पहाड़ी का भी कोई फाइटर पुष्कर के जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। बूढ़ा आदमी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके बहुत खुश हो रहा था और बोला, अब तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है ना, इन तलवारों को अपनी तंत्र शक्ति से कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस फर्क केवल इतना है कि जरूर उसे किसी महान गुरु ने एक साथ हजारों तलवारों को कंट्रोल करना सिखा दिया होगा। मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे 1 महीने की भी ट्रेनिंग करने का समय मिल गया तो मैं उससे तलवारबाजी में आसानी से हरा सकता हूं। हमें उसे हराकर उसकी वो तलवारबाजी वाली टेक्निक जरूर छीन लेनी चाहिए। बूढ़े की बात सुनकर तुरंत सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन अचानक ही वे लोग रुक गए, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी 1 महीने तक इंतजार करने का समय नहीं था। 1 महीने बाद वे शायद पुष्कर को ढूंढ भी नहीं पाते। तभी मेहता कैंप का हेड बोला, तुम सभी लोगों ने देखा है कि वह
को केवल अपने शब्दों के इशारों पर ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियां पहले ही फाइट में खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर ठीक से सांस लेने की ताकत भी नहीं बची हुई है। तभी पिछली पहाड़ी का हेड बोला, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपना बदला ले सकें। हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे और उसे टॉर्चर करके उसकी हर तरह की तंत्र शक्तियां और तलवार की सारी स्किल्स उसे निकलवा लेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे। हमें इतनी खतरनाक शक्तियां उस 2 कौड़ी के लड़के के पास ऐसे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। सभी लोग तुरंत इस बात के लिए राजी हो गए और उन्हें लगने लगा यह काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। भीड़ में से एक आदमी तुरंत चिल्लाते हुए बोला, सही कहा, मैंने तो पहले ही अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को कनिष्का कैंप के आसपास लगा दिया है। वे कभी भी हमारे पास जानकारी लेकर आ सकते हैं और हम तुरंत उन पर हमला कर देंगे। लेकिन दिक्कत केवल एक बात की है कि वहां पर स्पेशल फोर्सेस की टीम भी मौजूद है। जैसे स्पेशल फोर्सेस की टीम का जिक्र आया, हर कोई घबराने लगा। हालांकि इस बार पिछले सालों के मुकाबले स्पेशल फोर्सेस की टीम ने पुष्कर के साथ हुई चीटिंग के बावजूद भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी इन टूर्नामेंट के कानून के हिसाब से दूसरे कैंप के ऊपर हमला करना बहुत बड़ा गुनाह था और ऐसी स्थिति में तो स्पेशल फोर्सेस को बीच में आना ही पड़ता। तभी पिछली पहाड़ी के हेड ने पूछा, क्या तुम्हारा मेहता कैंप स्पेशल फोर्सेस को हमारे बीच में आने से रोक सकता है? और अगर उन्हें मंजूर ना हो तो तुम स्पेशल फोर्सेस से कह दो कि वे खुद ही पुष्कर को घर तक पहुंचाएं और हमारे हाथों सौंप दें। हालांकि मेहता परिवार के लोगों को भी अपनी औकात का अंदाजा था। फाइट के दौरान रेफरी को चुप कराने के लिए मेहता परिवार ने मुंबई शहर के अपने ताकतवर कनेक्शन को पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। संजय मेहता ने पहले ही फोन करके स्पेशल टीम को बोल दिया था कि किसी भी हालत में पुष्कर श्रीवास्तव यहां से जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। इसी वजह से स्पेशल टीम के रेफरी ने सर्वेश को भी फाइट में हिस्सा लेने दिया था। लेकिन ये एक बार के लिए ठीक था, बार बार स्पेशल टीम से काम करवाना पॉसिबल नहीं था। तभी मेहता कैंप के हेड ने जोर से कहा, सभी लोग मेरी बात सुनो, ऐसे उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही उस पुष्कर को पकड़ने के लिए काफी हैं। तभी पिछली पहाड़ी का हेड बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम लोग आपस में मिल जाते हैं। अगर हम पुष्कर को हरा पाए तो आने वाले वक्त में हम सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो चलते हैं। सभी ने एक साथ जोर से चिल्ला कर कहा, चलो। सभी के सभी लोग इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ कनिष्का के लाडली कैंप का हेड बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और वो हॉल में इधर से उधर भटक रहा था। उसके साथ खड़े बाकी के बूढ़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान लग रहे थे। भले ही कनिष्का के कैंप के लोग फर्स्ट प्लेस जीत गए थे, लेकिन इस वक्त उन्हें इस बात की खुशी मनाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। तभी कनिष्का के पिता ने कहा, अब आखिरकार हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने मेहता परिवार से झगड़ा मोल ले लिया। जिस हिसाब से वे लोग हमें घूर कर देख रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमसे बदला लेने जरूर आएंगे। अगर केवल फर्स्ट प्लेस पर आने की बात होती तो फिर भी हम हैंडल कर सकते थे, लेकिन पुष्कर ने तो सर्वेश को जान से ही मार डाला है। अब इस पूरी सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल है। उनके एक बुजुर्ग ने कहा, अगर मेहता कैंप से कोई आ गया और उन्होंने हमसे पुष्कर के बारे में पूछा तो क्या हम लोग सीधे पुष्कर को उन लोगों के हवाले नहीं कर सकते? कनिष्का के कैंप के बाकी मेंबर्स ये सुनकर हैरान रह गए और तुरंत इस बारे में सोचने लगे। तभी एक दूसरा बुजुर्ग बोला, मुझे लगता है कि यह मामला इतना भी सिंपल नहीं है। सर्वेश मेहता की मौत मेहता कैंप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मुझे नहीं लगता कि केवल पुष्कर की जान लेकर ही खुश हो जाएंगे। और अगर मान लो कि हमने पुष्कर को उनके हाथों सौंप भी दिया तो आने वाले वक्त में हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि पुष्कर के अलावा हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है। ठीक इसी वक्त एक नौकर घबराया हुआ सा अंदर आया और बोला, हेड जी, बहुत बुरी खबर है, वो पुष्कर श्रीवास्तव अपने कमरे में नहीं है। यह सुनते कैंप के लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी एक और नौकर तेजी से घबराते हुआ अंदर आया और बोला, हेड जी, बाहर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। मेहता कैंप और पिछली पहाड़ी के लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तभी लाडली कैंप का हेड लगभग रोते हुए बोला, हे भगवान, क्या वे लोग सचमुच में हमारे ऊपर हमला कर देंगे? तारों भरे आसमान के तले ऊंची पहाड़ियों पर 3 लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। उन तीनों की सांसें फूल रही थी और उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन वे आराम करने के लिए बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे। तभी मृणाल ने एक नजर पहाड़ी से नीचे की ओर देखा और कहा, पुष्कर, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग काफी दूर भाग आए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग यहां पर सुरक्षित रहेंगे। इस वक्त चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, लेकिन फिर भी मृणाल को दूर बने घरों में से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी कनिष्का ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा,
हमें इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए कोई अच्छी जगह देख लेनी चाहिए। अगर हम यहीं खड़े रहे तो सुबह तक ठंड से ही मर जाएंगे। कनिष्का की घड़ी के सुबह के 4 बज चुके थे। कनिष्का ने जैसे ऊपर सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ओर देखा, वो मानो किसी ट्रांस में चली गई थी। कनिष्का और मृणाल पुष्कर को लेकर उन बर्फीली पहाड़ियों के बहुत ऊपर आ चुके थे। भले ही उनके पैरों में जूते थे, लेकिन उन्हें बर्फ की ठंडक अपने पैरों में महसूस हो रही थी। ऊपर तापमान इस वक्त 0 डिग्री से भी नीचे था और उन तीनों ने ही 2-3 पतले पतले कपड़े पहने हुए थे, जो इस वक्त बिल्कुल बेकार हो चुके थे। पुष्कर ने दूर कुछ पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, वहां पर कुछ काली चट्टानें हैं। इस ठंडी हवा से बचने के लिए हमें वहां जाना चाहिए। इस समय उन तीनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाकी के कैंप के लोग पुष्कर को जान से मारने के लिए निकल चुके थे। क्या होगा पुष्कर का अंजाम? क्या मेहता परिवार पुष्कर को रास्ते से हटाने में हो जाएगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।